हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, 12 साइंस के हमारे स्टडीज़ के आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। दोस्तों, कहने के लिए तो ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले कुछ मिनटों के बाद आप कहेंगे कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। In an AC circuit, in 1 second, current reduced to zero value 120 times. Hence, the frequency of AC current is blank hertz. जैसे आप लोग जानते हैं, ऑल्टरनेट करंट में करंट की वैल्यू 2 बार मिनिमम बनेगी उसके पूरे एक साइकिल में। तो अगर ये 1 मिनट में 120 टाइम्स अगर ये मिनिमम बन रही है तो इसका फ्रीक्वेंसी इससे आधा यानी कि 60 हर्ट्ज कंसीडर किया जाएगा। सी इज अ करेक्ट आंसर हियर। In LR AC circuit at a time t, current is I and time rate of change of current is di by dt. What will be potential difference between two end of inductor? Potential difference between two L of inductor can be written as V of L is equal to minus L di by dt. Here, if we ignore negative sign or if we are interested to get a magnitude of a potential, then answer becomes L di by dt. A is a correct answer. On decreasing the angular frequency of AC source used in LCR series circuit, the capacitive reactance and inductive reactance अब जैसे आप जानते हैं, ओमेगा को हम 2 पाई न्यू लिख सकते हैं और यहां पर आपका न्यू का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली ओमेगा का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। अगर हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, जिसकी वैल्यू होगी XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, अगर यहां ओमेगा डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंगली XC का वैल्यू इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस की, जिसे हम लिखेंगे XL इज इक्वल टू ओमेगा L, तो यहां पर भी अगर ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज होगा अकॉर्डिंगली XL का वैल्यू यहां पर इंक्रीज होगा, और अगर ओमेगा का वैल्यू डिक्रीज होगा तो XL का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली ओमेगा घट रहा है और इसी वजह से XC का वैल्यू इंक्रीज होगा और XL का वैल्यू डिक्रीज होगा। यानी जिस ऑप्शन में इंक्रीज डिक्रीज होगा वही हमारा सही जवाब होगा। सो ए ऑप्शन इसी बात को इंडिकेट करता है। When does the impedance of a series LCR AC circuit becomes minimum? In AC circuit, impedance may be expressed as Z is equal to R plus J times XL minus XC. Here, a part which is variable, which may change with respect to time, that is considered as imaginary part. We can rewrite this equation as Z modulus of Z, that is equal to under root of R square plus XL minus XC whole square. So only variable part is XC minus XL. If this part becomes 0, in that case your Z becomes minimum. Means when XL is equal to XC, then your modulus of Z becomes just R. So D is a correct answer. The value of Q factor in LCR series circuit is, so as you know, a formula for Q factor is Q is equal to 1 by R under root of
L by C. Q factor is depending on R, it is depending on L, and it is depending on C. So B is a correct answer among all. V and I are given by the following equation in AC circuit. V is equal to 100 sine 100 t V and I is equal to 100 sine 100 t plus pi by 3 milliampere. The power in the circuit is equal to. इक्वेशन में अगर हम वोल्टेज मैक्सिमम की वैल्यू निकालें तो ये 100 वोल्ट निकल के आती है और इसी तरह से I मैक्सिमम की वैल्यू निकाले तो ये 100 मिली एम्पियर निकल के आती है। अब हमें IRMS और VRMS की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा VRMS दैट इज इक्वल टू V मैक्सिमम बाई √2 दैट इज 100 डिवाइडेड बाई √2 वोल्ट और इसी तरह से IRMS का वैल्यू निकल के आएगा I मैक्सिमम बाई √2 यानी कि 100 बाई √2 मिली एम्पियर। अब हमें दोनों के बीच का फेज वैल्यू निकालना है यानी कि फेजर का वैल्यू आएगा cos phi दैट इज इक्वल टू cos pi बाई 3 as phi इज इक्वल टू pi बाई 3। अब cos pi बाई 3 का वैल्यू निकल के आता है 1/2। तो अगर हम पावर के फॉर्मूला में ये सारे वैल्यू डाल दे दैट इज VRMS इंटू IRMS टाइम्स cos phi दैट इज 100 by √2 into 100 by √2 into 10 to the power -3 into cos phi that is 1/2। so हम पावर P equal to 100 by 2 times 100 by 2 times 10⁻³ की वैल्यू तक पहुंचेंगे और जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें पावर की वैल्यू मिलेगी 2.5 watt। C is a correct answer। The current of 50 by pi hertz frequency is passing through an AC circuit having the series combination of resistance R is equal to 100 ohms and L is equal to 1 Henry. Then phase difference between voltage and current is। यहां पर XL का वैल्यू ओमेगा इंटू L या फिर 2 पाई न्यू इंटू L या फिर 2 पाई टाइम्स 50 by pi into L which is equal to 1 which makes it 100 ohms हो जाएगा। यानी कुल मिला के सर्किट का इंपिडेंस बनेगा मॉड्यूलस ऑफ Z is equal to √of R square plus XL square that is equal to √of 100 square plus 100 square that is 100√2। अगर यहां पर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos phi that is equal to R by modulus of Z that is cos phi is equal to 100 divided by 100√2। 100 और 100 कट हो जाएगा और cos phi का वैल्यू आ जाएगा 1/√2 that is phi must be equal to 45 degree। B is a correct answer here। In an AC-LC series circuit, XL is greater than XC, then current किसी भी AC सर्किट में करंट और वोल्टेज का रिलेशन CI/VIL रिलेशन से आसानी से बताया जा सकता है। जैसे कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से आगे होगा और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से आगे होगा। अब यहां पर XL डोमिनेटिंग है XC से तो डेफिनेटली यहां पर इंडक्टर ज्यादा पावरफुल है यानी कि वोल्टेज करंट से आगे होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे करंट के बारे में हमें बताना है तो हम लिख सकते हैं कि करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय द फेज ऑफ π/2। सो A is a correct answer।
What is the RMS value of current for AC current I is equal to 100 cos 200 t plus 45 ampere? Given equation को I is equal to I max cos ओमेगा t प्लस 5 से कंपेयर करते हुए हमें I मैक्सिमम की वैल्यू 100 एम्पियर मिलती है। अब हमें तो चाहिए RMS वैल्यू। सो RMS वैल्यू of current that can be written as I maximum divided by root 2, that is 100 divided by root 2, या फिर इसे 50 root 2 एम्पियर भी लिखा जा सकता है। A is a correct answer. Resonance frequency for LCR AC series circuit is F0 equal to, at resonance condition we know that XL is equal to XC. We can write it. XL can be written as omega 0 times L and XC can be written as 1 upon omega 0 C, या फिर omega 0 square that can be written as 1 upon L into C, या फिर omega 0 को हम 1 upon under root of LC लिख सकते हैं। S omega 0 that can be written as 2 pi F0. So therefore we can write it as 2 pi F0 that is equal to 1 upon under root of LC, or else F0 can be written as 1 upon 2 pi under root of L into C. A is a correct answer here. A coil of inductance L and resistance R is connected to AC source of V volt. If angular frequency of AC source is equal to omega radian per second, then the current in the circuit will be. अब किसी सर्किट में अगर इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों ही हमारे पास है तो इस सर्किट का इंपिडेंस होगा Z is equal to under root of R square plus XL square, that is under root of R square plus ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, या फिर इस सर्किट के अंदर पास होने वाली करंट की वैल्यू होगी I is equal to V divided by modulus of Z, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगा V divided by under root of R square plus omega square L square. So D is a correct answer here. One inductor of inductance L Henry is connected to AC source, then the current flowing through the inductor I is equal to what? किसी AC सोर्स के साथ अगर इंडक्टर कनेक्ट किया गया है तो इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होंगे। According to relation CI VIL, we can easily say that current will be behind the voltage by phase पाई बाई 2, तो यहाँ करंट फेज में पीछे चलने वाला है। तो आप ऑप्शन अगर ध्यान से देखिए तो हमें पता चलेगा कि सी और डी ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ये वोल्टेज की सही इक्वेशन को प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। अब करंट की बारी आती है चेक करने के लिए। जो फेज में हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि करंट जो है वो वोल्टेज से फेज में पीछे चल रहा है, तो इस वजह से बी सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। ए ऑप्शन में वोल्टेज से करंट फेज में आगे चल रहा है ऐसा दिखाया गया है, तो इसलिए ए आंसर भी नहीं हो सकता। The potential difference between the two end of the three component of LCR series AC circuit are VL, VC and VR respectively when voltage of AC source is। अब AC सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, यानी अगर हम यहाँ पे वोल्टेज एक्सिस बनाएंगे तो वेक्टर एडिशन कैसे होगा ये जरा देखिए। दिस इज VR, हम इस एक्सिस पे VC को एक्सप्रेस करेंगे और इस तरह से VL को एक्सप्रेस करेंगे। तो कुल मिला के नीचे की तरफ हम लोग लिख सकते हैं VC माइनस VL
और अगर हम इन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर भी मिलेगा। सो आप देख सकते हैं डायग्राम से कि ओवरऑल v का जो वैल्यू है ये होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल स्क्वायर। D is a correct answer. In RC circuit, when charge on the plate of the capacitor is increased, the energy obtained from the source is stored in form of, तो कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। A is a correct answer. In an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. What will be the charge on the plate of capacitor when the energy stored in a magnetic field and electric field are equal? यहां energy stored on capacitor and inductor when it is equally divided, the value is Q by root 2. B is the correct answer. For LCR, AC resonance frequency is 600 Hz, यानी कि ओमेगा 0 जो है वो 600 Hz दिया गया है, and the frequency of half power points are 550 Hz, that is omega 1 is 550 Hz and omega 2 is equal to 650 Hz. What will be the Q factor value? So delta omega, that can be written as omega 2 minus omega 1, that is 650 minus 550, which is 100 Hz. अब Q फैक्टर का वैल्यू कितना होगा? सो डेफिनेटली दैट इज ओमेगा 0 बाय डेल्टा ओमेगा, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि Q फैक्टर का वैल्यू होगा 6. C इज अ करेक्ट आंसर. An alternating voltage is given as V is equal to 200 root 2 sin 100t V is applied to a capacitor of 1 microfarad. The current reading of ammeter will be equal to blank milliampere. So यहाँ पर V maximum का वैल्यू 200 रूट 2 वोल्ट है. अब आपको C का वैल्यू 1 माइक्रोफराड दिया गया है, यानी कि XC का वैल्यू होगा 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज इक्वल टू, जैसे ओमेगा का वैल्यू इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं, विच इज 100 और C का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -6. अगर हम इसे सॉल्व करें तो XC का वैल्यू आ जाएगा 10⁴ ohms. अब अगर हमें XC का वैल्यू मिल चुका है और हमें IRMS वैल्यू चाहिए, तो हमें लेना पड़ेगा IRMS, दैट इज इक्वल टू VRMS divided by modulus of Z, which is equal to V maximum divided by root 2 times modulus of Z. अब यहां पर modulus of Z जो है वो XC बन जाएगा और V maximum होगा 200 root 2 divided by root 2 times, ये हो जाएगा 10⁴. modulus of Z की जगह हम 10⁴ रख सकते हैं. ये और ये कट गया. अब यहां पर हम चाहें तो इसे 200 डिवाइडेड बाय 10,000 भी लिख सकते हैं. अब यहां से 2 0 काट देते हैं और एक 0 ऐड करके ऊपर 10⁻³ लगा लेते हैं 10⁻². तो इस वजह से हमारा ओवरऑल आंसर बनेगा 20 मिली एम्पियर. B is a correct answer among all. The power in AC circuit is given as P is equal to VRMS IRMS cos delta. The power factor at the resonance frequency of series LCR circuit will be. So पावर फैक्टर जो है इसका वैल्यू होता है cos phi, और cos phi कैन बी रिटन एज R डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z. यहां Z का वैल्यू जो है वो है √ ऑफ R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. एट रेजोनेंस कंडीशन XL और XC का वैल्यू सेम हो जाता है.
इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ z जो है इसका वैल्यू हो जाएगा √r² प्लस 0 या फिर केवल r। तो इस कंडीशन में हमारा cos phi बन जाएगा r/r और else cos phi that is equal to 1. B is the correct answer. The output power in step-up transformer is। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस जो भी होता है इसका कैलकुलेशन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो हम पावर इनपुट में देंगे हम 100% वो पावर आउटपुट में अचीव नहीं करेंगे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आउटपुट पावर इज लेस देन इनपुट पावर। डी इज अ करेक्ट आंसर हियर। In an LC oscillator circuit having a completely charged capacitor with passage of time, तो टाइम के साथ साथ कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा। अब देखते हैं इसके सारे ऑप्शन क्या सजेस्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज ग्रेजुअली, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। द एनर्जी ऑफ द सर्किट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, ये भी पॉसिबल नहीं है। The energy of the circuit continuously decreases, हाँ ये पॉसिबल है। और चौथा ऑप्शन है there is a continuous absorption of electromagnetic wave, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। So C is a correct answer. The equivalence of inductance of two inductor is 2.4 Henry when connected in a parallel and 10 Henry when connected in series. Then individual inductance is। जब दो इंडक्टर को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तब दोनों का नेट इंडक्टेंस L 2.4 हेनरी बताया गया है, ये है LP। और जब दो इंडक्टर को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है तब उनका इंडक्टेंस 10 हेनरी बताया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पता लगाना है कि ये दोनों इंडक्टेंस L1 और L2 क्या हो सकते हैं। अब L पैरेलल को हम L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और L सीरीज को हम L1 प्लस L2 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं L पैरेलल इज 2.4 L1 इंटू L2 एंड L1 प्लस L2 को अगर हम 10 ले लें तो L1 इंटू L2 24 बन जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों इंडक्टर का प्रोडक्ट 24 नंबर तक हमें लेके जाता है, जैसे 6 4 24। A इज पॉसिबल, B कैनॉट बी द आंसर, C कैनॉट बी द आंसर एंड D कैनॉट बी द आंसर। सो A इज अ करेक्ट आंसर हियर। Which device is used to increase AC voltage? AC voltage इंक्रीज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। C is a correct answer. For step down transformer, the value of transformation ratio is। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए R की वैल्यू लेस देन 1 होती है, स्टेप अप के लिए R इज ग्रेटर देन 1 होती है। For an ideal step-up transformer, current in the primary is IP and current in a secondary is IS then। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कीवर्ड आइडियल है, और आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का पावर लॉस होता ही नहीं है। सो IS into VS must be equal to IP into PP। A is a correct answer. In the AC circuit, current is 2 ampere and voltage is 220 volt. The power is 40 watt. The power factor is। अब जब AC सर्किट में हमें वैल्यू दे रखी है पावर P की 40 वॉट और IRMS का वैल्यू दिया है 220, VRMS का वैल्यू दिया है 220 एंड IRMS का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, where cos phi is a power factor। तो P की जगह पे 40, V की जगह पे 220, I की जगह पे 2 और cos phi as it is।
तो जैसे ही हम दोनों तरफ से कुछ कैंसलेशन करें हमारे पास वैल्यू कुछ आके रुकेगा 1/11 that is equal to cos phi, या फिर cos phi can be written as 0.09. B is a correct answer. A complex number is represented by z is equal to modulus of z times e raised to j theta. Then e raised to j theta is equal to what? D is a correct answer for the given question. The force constant corresponds to blank electrical quantity. It is inverse of capacitance. D is a correct answer. The displacement in Newton's law is correspond to blank is electrical quantity. तो यहां आपका जवाब आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज. A coil having the inductance of 1 millihenry is connected to AC source. Its inductive reactance will obtain to be 1 ohms. XL is equal to 1 ohms. Then what will be the angular frequency in radian per second of AC source? अब XL is equal to omega और लिखा जा सकता है. अब XL की वैल्यू 1, omega is unknown, L is known to you 1 into 10 raised to minus 3, या फिर ओमेगा को 10 raised to plus 3 रेडियन पर सेकेंड लिखा जा सकता है. A is a correct answer. The reactance of capacitor of 1 by pi. So capacitance C का वैल्यू है 1 by pi. In an AC circuit having the frequency of 50 Hz. फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 Hz. तो रिएक्टेंस होगा XC is equal to 1 upon omega C, that is equal to 1 divided by 2 pi nu into C, जो वैल्यू लेके आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई. न्यू का वैल्यू आ जाएगा 50 और C का वैल्यू आएगा 1 अपॉन पाई. तो यहां से पाई और पाई कट हो गया. XC का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100, या फिर XC is equal to 10 raised to minus 2 ohms. D is a correct answer. An AC source is connected to a resistive circuit. Current and voltage are in a same phase. ये इसका सही जवाब होगा. सो AC सोर्स में जब अकेला रेजिस्टेंस होगा तो करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है. B is a correct answer. In LCR circuit with L is equal to 0.5 Henry, C is equal to 10 into 10 raised to minus 6 farad and R is equal to 100 ohms is connected to AC source of frequency 50 Hz. The impedance of the circuit is. अब यहाँ पर XL is equal to omega L is equal to 2 pi nu into L. ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही 157 ohms मिलता है. और XC का वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू C, और इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 318.47 ohms मिलता है. इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर में ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें ओवरऑल आंसर मिलता है. इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू 189.6 ohms. C is a correct answer here. The relation between phase of current and voltage in the circuit containing only inductor is. किसी भी सर्किट में जब अकेला इंडक्टर या अकेला कैपेसिटर होता है तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे से फेज में π/2 आगे पीछे होते हैं. अब यहां पर सेम फेज वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता और π/2 डिफरेंस वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता. अब CIVIL ये एक शॉर्ट ट्रिक है फेज डिफरेंस को पता लगाने की. अब इस सर्किट में इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है, यानी करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है, ऐसा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज लीड्स अहेड बाय द फेज π/2. A is a correct answer here.
In AC circuit of frequency 400 by pi hertz of capacitance C microfarad, reactance of the capacitance is 25 ohms, then the value of C is, अब यहां पर XC is equal to 1 upon ओमेगा C लिया जा सकता है। XC का वैल्यू 25, ओमेगा का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इंटू C। अब यहां पर हम न्यू का वैल्यू अगर रख दें तो ये बनेगा 400 डिवाइडेड बाई पाई n टाइम्स C। पाई और पाई कट हो जाएगा तो हमारे पास, अगर हम C को सब्जेक्ट बना ले तो हमारे पास बचता है वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 800 टाइम्स 25, या फिर 1 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, या फिर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर हम इसे 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 50 इंटू 10 टू द पावर -6, या फिर 50 माइक्रो फराड। सो बी इज अ करेक्ट आंसर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज XC। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आंसर दिया जा सकता है। देखा दोस्तों आपने, एसी सर्किट कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसानी से हम इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।